हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी टूल्स। तो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में आज का हमारा टॉपिक है राजगोपालाचारी फार्मूला जुलाई 1944। तो आइए जानते हैं क्या था राजगोपालाचारी फार्मूला और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये दो तबके हैं जिनके बीच एक गतिरोध पैदा होता है जिसको कहते हैं संवैधानिक गतिरोध। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो संवैधानिक गतिरोध है तो इसको दूर करने के लिए राजगोपालाचारी फार्मूला 1944 में आया था। तो इसके पीछे की क्या पृष्ठभूमि रही थी तो वो जानते हैं। कांग्रेस जो थी वो 1937 के जब प्रांतीय चुनाव होते हैं तो 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाने में सफल होती है। इसके बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है और सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होने के ठीक 2 दिन बाद ही लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा घोषणा की जाती है कि भारतीय सेना को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए रवाना कर दिया गया है। तो इससे कांग्रेस नाराज़ हो जाती है और कांग्रेस सरकार अपने सभी 8 प्रांतों में त्यागपत्र दे देती है। इसके बाद अगस्त 1940 में ब्रिटिश द्वारा पेश किया जाता है भारत में, लेकिन भारत इससे असंतुष्ट होते हैं और व्यक्तिगत सत्याग्रह करते हैं। इसके बाद बातचीत के माध्यम से क्रिप्स मिशन 1942 में ब्रिटिश सरकार अगेन ट्राई करती है कि कैसे भी बातचीत के माध्यम से भारतीयों को रोका जा सके, भारतीयों का सहयोग प्राप्त किया जा सके, लेकिन फिर भी क्रिप्स मिशन 1942 से भी कांग्रेस संतुष्ट नहीं होती है और 1942 में एक बड़ा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो हमें भारत की आज़ादी की ओर ले जाता है, क्योंकि ये 1942 में क्रिप्स मिशन 1942 के बाद सबसे बड़ा आंदोलन था जो भारत की आज़ादी पर ही समाप्त होता है। तो हमने देखा एक तरफ कांग्रेस है जो डिमांड कर रही है स्वतंत्रता की और संविधान के निर्माण के लिए और अंतरिम सरकार के निर्माण के लिए, इन सब के लिए डिमांड कर रही है कांग्रेस का उस समय कहना था कि ब्रिटिश सरकार द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना को शामिल कर रही है, तो कम से कम सत्ता तो हमारे हाथों में सौंपते, तो इसके लिए अंतरिम सरकार का गठन किया जाना चाहिए, भारत को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, क्योंकि उस समय जापानी हमले का भी डर था। तो इसलिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू किया गया था। तो कांग्रेस की ये डिमांड्स थी कि वो स्वतंत्रता चाहती थी और अंतरिम सरकार के गठन की मांग कर रही थी। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम लीग 1937 के जब चुनाव होते हैं तो इसमें एक भी प्रांत में मुस्लिम लीग अपनी सरकार नहीं बना पाती है। तो इसके बाद जिन्ना को पता लगता है कि एक भी प्रांत में जब अपनी सरकार नहीं बना पाई तो पृथक राष्ट्र के लिए मांग शुरू हो जाती है मुस्लिम लीग की। वहीं मुस्लिम लीग की कहानी ये रही है कि 1930 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन इलाहाबाद में होता है। तो इलाहाबाद अधिवेशन में उत्तर पश्चिमी भारत में मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र होना चाहिए, ऐसा सबसे पहले मोहम्मद इकबाल ने कहा था। तो पृथक राष्ट्र के लिए सबसे पहले मोहम्मद इकबाल द्वारा कहा गया था, मुसलमानों के लिए जो पृथक राष्ट्र है वो उत्तर पश्चिमी भारत में होना चाहिए, तो मोहम्मद इकबाल द्वारा ये कहा गया था मुस्लिम लीग के 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में। इसके बाद 1933 में कैम्ब्रिज का एक ब्रिटिश छात्र था, कैम्ब्रिज ब्रिटेन में है, तो इसमें एक छात्र था चौधरी रहमत अली। तो इसके द्वारा पृथक राष्ट्र के लिए पाकिस्तान शब्द सुझाया गया था। पाकिस्तान का अर्थ है पंजाब, ए से अफ़गानिस्तान, के से कश्मीर, एस से सिंध और TAN तान से बलूचिस्तान। तो इन सभी जगहों या प्रांतों को मिलाकर एक पाकिस्तान राष्ट्र पृथक राष्ट्र का गठन किया जाना चाहिए मुस्लिमों के लिए। तो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का जो है प्रयोग किया था। इसके बाद जब 1937 के चुनाव होते हैं और मुस्लिम लीग एक भी प्रांत में अपनी सरकार नहीं बना पाती है तो मुस्लिम लीग के जिन्ना जो हैं वो द्विराष्ट्र का सिद्धांत पेश करते हैं और इस द्विराष्ट्र के सिद्धांत में साफ कहा गया कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र हैं, दो अलग अलग संप्रदाय ही नहीं हैं बल्कि दो अलग अलग राष्ट्र हैं जो एक साथ कभी भी नहीं रह सकते हैं। तो मार्च 1940 का जब मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है तो इसमें पृथक राष्ट्र का जो है प्रस्ताव वो पारित कर दिया जाता है। पृथक राष्ट्र के लिए जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसका प्रारूप सिकंदर हयात ने तैयार किया था। तो ये था संवैधानिक गतिरोध, जहाँ एक और कांग्रेस जो है वो
स्वतंत्रता के लिए और अंतरिम सरकार के लिए मांग कर रही है, स्वतंत्रता और अंतरिम सरकार चाह रही है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम लीग है जो पृथक राष्ट्र चाहती है, क्योंकि मुस्लिम लीग ये जानती थी कि अगर अंग्रेज़ भारत छोड़ गए तो हमारी पृथक राष्ट्र की मांग कभी स्वीकार नहीं होगी। तो इसलिए मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि अंग्रेज़ों के भारत छोड़ो आंदोलन में, मतलब ऐसा क्या सोच सकते हैं हम कि ऐसा कहा जा सकता है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो मुस्लिम लीग को ये डर सताने लगा कि कहीं अगर ब्रिटिश भारत छोड़ देते हैं तो हमारी पृथक राष्ट्र की मांग को कभी कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी। तो इसलिए ब्रिटिश के भारत को छोड़ने से पहले ही हमारी पृथक राष्ट्र की मांग को स्वीकार किया जाना चाहिए। तो मुस्लिम लीग की ये मांग थी। तो दोनों के बीच एक संवैधानिक गतिरोध पैदा हुआ था। तो इसी गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने अपना एक फार्मूला प्रस्तुत किया था जुलाई 1944 में। तो क्या था सी राजगोपालाचारी फार्मूला जुलाई 1944? आइए जानते हैं इसके प्रमुख बिंदु। तो मुस्लिम लीग के कांग्रेस की भारत की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे। तो कांग्रेस राजगोपालाचारी फार्मूला जो आया था जुलाई 1944 में, उसमें कहा गया था कि जो मुस्लिम लीग है वो कांग्रेस की जो भारत की स्वतंत्रता की मांग है उसका समर्थन करे एवं उत्तरदायी सरकार बनाने में कांग्रेस का सहयोग करे। तो मुस्लिम लीग से सहयोग करने के लिए कहा गया था कि कांग्रेस भारत की जो स्वतंत्रता की मांग कर रही है और उत्तरदायी सरकार बनाने की बात कर रही है, उसमें मुस्लिम लीग सहयोग करे। दूसरा पॉइंट कहा गया था युद्ध के बाद मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, जैसे कि उत्तर पश्चिमी प्रांत है जहाँ मुस्लिम बाहुल्य जनसंख्या पाई जाती है, तो ऐसे क्षेत्रों में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में जनमत संग्रह करा लिया जाए। तो अगर जो वहाँ की जनता है वो चाहेगी पृथक राष्ट्र को, तो हम पृथक राष्ट्र बना देंगे। तो इस सी राजगोपालाचारी फार्मूले में इनडायरेक्ट रूप से पहली बार कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक राष्ट्र की मांग को जनमत संग्रह के माध्यम से, यानी कि इनडायरेक्ट रूप से स्वीकार कर लिया था, ऐसा कह सकते हैं हम। तीसरी बात, यह शर्तें तभी लागू होंगी जब ब्रिटिश भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। चौथा इसमें पॉइंट था कि विभाजन की स्थिति में एक कॉमन सेंटर सत्ता को संचालित करेगा और ये कॉमन सेंटर जो होगा वो रक्षा, संचार, वाणिज्य ये सभी मामलों को देखेगा। परंतु दुर्भाग्य से सी राजगोपालाचारी फार्मूला को भी स्वीकार नहीं किया जिन्ना ने। जिन्ना का कहना था कि युद्ध के बाद मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जनमत संग्रह कराया जाए तो उसमें केवल मुस्लिम जो है वो वोट देंगे, और जाहिर सी बात है जब मुस्लिम वोट देंगे तो मुस्लिम लीग के पक्ष में ही वोट देंगे, यानी कि पाकिस्तान के पक्ष में वोट देंगे, तो पृथक राष्ट्र बन पाएगा। तो जिन्ना चाहते थे कि जो जनमत संग्रह कराया जाए वो केवल मुस्लिम जनता वोट देगी, इसमें हिंदू वोट नहीं दे सकते। इसका जो थर्ड पॉइंट कहा गया था राजगोपालाचारी फार्मूला का कि शर्तें तभी लागू होंगी जब ब्रिटिश भारतीयों को सत्ता सौंप दे। तो मुस्लिम लीग का कहना था कि सत्ता सौंपने से पहले ही हमारी पृथक राष्ट्र की मांग को स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रिटिश सत्ता अगर भारतीयों को सौंप देती है तो कांग्रेस की सरकार, अंतरिम सरकार का जो निर्माण होगा वो हमें पृथक राष्ट्र की मांग को कभी भी स्वीकार नहीं करने देगी। अब जितने भी कांग्रेस विरोधी संगठन हैं वो सी राजगोपालाचारी फार्मूला जो है आया था तो इसका विरोध करने लगे और कांग्रेस पर आरोप थोपने लगे कि इसने तुष्टीकरण की नीति अपनाई है और जो मुस्लिम लीग की एक तरह से पृथक राष्ट्र की मांग है उसको स्वीकार कर लिया गया है जनमत संग्रह के माध्यम से। तो कांग्रेस ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि ये सी राजगोपालाचारी और जिन्ना का व्यक्तिगत मामला है, उनकी व्यक्तिगत वार्ता है, इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। परंतु ये पता लगता तब देर हो चुकी थी, यानी कि ये फार्मूला सार्वजनिक हो चुका था और कांग्रेस का बहुत ज़्यादा विरोध होता है पूरे देश में। इसके बाद सितंबर 1944 में बॉम्बे में गांधी जिन्ना वार्ता होती है जिसमें विभाजन को टालने का प्रयास किया जाता है। तो ये पूछ सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको ये डेट याद रखनी है, जो सी राजगोपालाचारी फार्मूला है वो जुलाई 1944 में आया था और ये क्यों आया था? संवैधानिक गतिरोध को दूर करने हेतु। उसके बाद जुलाई के बाद सितंबर महीने में, सितंबर 1944 में बॉम्बे में गांधी और जिन्ना के बीच वार्ता कई दिनों तक चलती है जिसमें विभाजन को टालने का प्रयास किया जाता है, परंतु ये भी असफल रहती है। इसके बाद देसाई लियाकत समझौता होता है जनवरी 1945 में। तो देसाई लियाकत समझौता में देसाई यानी कि भूलाभाई देसाई जो कांग्रेस के नेता थे और लियाकत यानी कि मुस्लिम लीग के ये नेता थे लियाकत अली,
जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इन दोनों के बीच समझौता होता है, देसाई लियाकत समझौता, जनवरी 1945 में। इसमें केंद्रीय सरकार जो बनेगी, यानी कि केंद्रीय विधायिका होगी, तो उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के लिए बराबर सीटें रखने की बात कही गई थी, परंतु ये इसको भी जिन्ना ने स्वीकार नहीं किया। तो इस वार्ता के बाद जो भूलाभाई देसाई हैं उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है, जिसको हमने देखा था सुभाष चंद्र बोस वाले चैप्टर में, इससे पहले वाले प्रीवियस चैप्टर में। तो सुभाष चंद्र बोस का ये केस लड़के, यानी कि आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे, उनका ये केस लड़के अपने ऊपर से देशद्रोह का आरोप को मिटाते हैं भूलाभाई देसाई। तो ये थी आज का सेशन। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।